हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है लास्ट वाला जो टॉपिक हमने प्रकाश किया था उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट का वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आप देख लीजिएगा। और इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न उत्तर जो हैं उसके हम लोग इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते जाएंगे। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 320 से 400, 200 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 और 400 से 600। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम जो न्यूनतम रेंज वाली जो विकिरण होती है ना, उसमें प्रति क्वांटम जो ऊर्जा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें जितना भी रेंज दिया है उसमें सबसे न्यूनतम जो है 200 से 280 नैनोमीटर देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण में से किस परास में हमको दिखाई देता है? सौर विकिरण का जो परास होता है वो किस रेंज का परास हम देख सकते हैं? तो वो होता है आपका 400 से 700 नैनोमीटर। एक्चुअल में क्या है, हम लोग देख सकते हैं जो विजिबल होती है वो 400 से 700 के बीच होती है, और वही एनसीईआरटी वगैरह में हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जो है 390 से 780 के बीच कुछ होता है। तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का जो परास होता है वो 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत होता है। इसमें सौर विकिरण में परावैग्नी विकिरण जिसका परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश जिसका परास होता है 400 से 700 नैनोमीटर, तथा अवरक्त प्रकाश जो होता है 700 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर, यानी 100 00 एंड 00। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख नैनोमीटर तक वो हम लोग 700 से 10 लाख नैनोमीटर तक किसका प्रकाश होता है? आपका अवरक्त प्रकाश किरणों का। तो वही चीज़ें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दृश्य प्रकाश का धैर्यमान्य तरंग दैर्घ्य का प्रसार क्या होता है? तो वो होता है 390 से लेकर 780 नैनोमीटर। क्योंकि दृश्य प्रकाश जो है चुंबकीय विद्युत विकिरण का भाग होता है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, इससे कम वाला जो है हम लोग देख नहीं सकते। तो 390 से लेकर 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के बीच की चुंबक जो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है उसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ध्यान देंगे, 390 टू 750 नैनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन आपका। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है ना, उसका तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7600 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 7600 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होती है। ये एंगस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 होता है ना, ध्यान देंगे, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसी को नैनोमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻9। ठीक है, इससे एक कम, तो एक जीरो जो हो जाता है वो कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक, सिंपल है ना। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे नासा एजेंसी जो है मनुष्य की आंखों जो है को 380 से 700 नैनोमीटर यानी 3800 से 700 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है, ऐसा जो है कहती है। और एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी की पुस्तकों में इसकी सीमा जो है 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। ठीक, तो दोनों अलग अलग हैं, आप याद रखिएगा 380 से लेकर 700 के बीच का, तो कुछ भी आएगा तो वो उसमें रहेगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के सर्वाधिक सुग्राही होती है वो होती है आपके 5500 एंगस्ट्रॉन्ग वाला, यानी 550 नैनोमीटर वाली। ठीक, ध्यान देंगे 550 नैनोमीटर। इस रेंज में कौन सी आती है? येलो ग्रीन जो लाइट होती है वो इस रेंज में आती है, जो मानव जो के आंखों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है या सुग्राही होती हैं। मानव का जो संवेदनशील बोल सकते हैं, यानी येलो प्रकाश को बहुत जल्दी वो देख पाती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो तरंग
के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है, और तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती। तो प्रकाश में द्वैत प्रकृति पाई जाती है, वह तरंग और कण दोनों के भांति कार्य करती है। कुछ स्थानों पर उसको कण के भांति कार्य करते को देखने को मिलेगा, और कुछ जगह पे तरंग की भांति जो है प्रकाश जो है कार्य करती है। जैसे प्रकाश के कुछ गुण, ठीक है, जो तरंग के कारण होते हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति के तरंग को मान के की जा सकती है। लेकिन प्रकाश का कुछ ऐसा गुण जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव की व्याख्या में यह मान के किया जाता है कि प्रकाश जो है उसका गुण जो है एक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में यानी कण के रूप में देखने को मिलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। यह प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है। हमने देखा था ना प्रिज्म में देखा होगा कि लाल जो प्रकाश किरण होती है उसका विचलन सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, तो इसीलिए जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन जो है कम होता है, और उसका जो वो सीधी रेखा में हमको चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, विवर्तन यानी उसका जो प्रकाश जो है फैलता नहीं है, ऐसा हमको लगता है। क्यों? क्योंकि उसके स्पीड के कारण, तरंग दैर्घ्य के कारण। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? किसका वेग अधिकतम होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, जो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमको मिलता है। किसमें? निर्वात में यानी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। गलत बात है ना? ठीक है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। और रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। जो सत्य है वो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। 10th देखते हैं यहाँ पे, प्रकाश का शून्यावकाश यानी वैक्यूम में या निर्वात में वेग अनुमानित होता है, वो होता है आपका 10⁸ मीटर में ना, किलोमीटर नहीं होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष, तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की इकाई होती है। वहीं देखते हैं प्रकाश की गति क्या होती है? तो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है उस जगह पे अधिकतम होगा जहाँ पे माध्यम जो है कम सघन हो। ठीक है, तो हीरा तो बहुत सघन होता है, पानी भी सघन होता है, निर्वात सबसे कम होता है, यानी निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो निर्वात में क्या होगा? प्रकाश का वेग अधिकतम होगा, और सबसे कम किस में होता है? हीरे में होता है। हमने देखा था ऑलरेडी, है ना। जो निर्वात में होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2.99 × 10⁸, जिसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी में प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? देखो यहीं पे ये भी क्वेश्चन पूछा है, कांच, जल, निर्वात या वायु, सबसे कम किस में होगी? तो सबसे अधिक होती है निर्वात में, फिर वायु में, फिर जल में, और फिर कांच में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड निर्वात में होगी, सबसे कम कांच में होगी। क्यों? यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग, है ना। सबसे कम एक्चुअल में हीरे में होती है, जिसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की चाल दाब पे, घनत्व पे, ताप घनत्व पे स्वतंत्र होती है, ताप पर। तो देखो ये तो जो है डिलीट कर दिया गया इस क्वेश्चन को। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो किसी माध्यम के प्रकार पे वेग, उसके माध्यम में प्रकाशिक घनत्व, एक मिनट, ठीक है, तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग उस माध्यम के प्रकाशीय घनत्व
पर निर्भर करता है जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व फिजिकल डेंसिटी से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। प्रकाशीय घनत्व मतलब देखो अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा उसमें उसकी वेग जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो प्रकाशीय जो घनत्व होता है उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। वो किसके? वायु का है ना। अतः वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशीय घनत्व, तापमान एवं दाब पर निर्भर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया था, है ना। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के जो प्रकाश होता है लगभग 8 मिनट में वो पृथ्वी तक पहुंच सकता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 8.3 मिनट्स। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ पे 8.5 मिनट दे दिया या 8 मिनट्स दे दिया तो आप ध्यान रखेंगे 8 को याद रखिएगा। ठीक है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, तो 8 से लेके 8:30 के बीच वो क्वेश्चन में आंसर में दे सकता है। ठीक है, तो आप 8.3 अगर दिया हो तो वहाँ पे रख सकते हैं। यानी देखो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह पहुंचने में 499 सेकेंड लेता है, जो 8.3 मिनट के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 8 मिनट ही लगेगा। ठीक, यहाँ 8 दिया है क्वेश्चन में, है ना, इसीलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट में। वही चीज़ यहाँ पे फिर पूछा है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह है, कौन सा वेरिएबल है जो प्रभावित होगा? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, वेग और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य और वेग। तो ऑप्शन है इसका डी, तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आवृत्ति उसकी नहीं प्रभावित होगी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोनों, देखो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति बढ़ेगा तरंग दैर्घ्य कम होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है समझो। वेग और आवृत्ति जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, ये 3 चीज़ें दी हैं। तो तरंग दैर्घ्य और वेग जो है जनरली उसका चेंज होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है किसी की वो जो है निश्चित हम देखने को मिलती है। तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य जो है और वेग जो है बदल जाता है किसी माध्यम के अनुसार। ठीक, अब देखो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है ना, वेग और तीव्रता वो सब जो है परिवर्तित हो जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो क्या नहीं बदलती है? उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक, वेग, गति, ये सब चीज़ें जो वेरिएबल होती हैं। कि जो साबुन का जो पतले झाग के जो बुलबुला होता है उसमें चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित परावर्तन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोला गया, बहुत बार परावर्तन होना ही आंतरिक परावर्तन हो गया। व्यतिकरण यानी व्यतिकरण है फैल जाना, उसका परिणाम होता है। यह किसी पारदर्शक पतली परत, पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल पर बुलबुले पर श्वेत प्रकाश जब आपतित होता है तो परत के अंदर दोनों पृष्ठों में परावर्तन तथा अपवर्तित प्रकाश के किरणों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, इस घटना के परिणाम स्वरूप यह परत चमकदार दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या है, हीरे से कांच में जाता है, जल से कांच में जाता है, वायु से जल में जाता है या वायु से कांच में जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे में देखने को मिलता है। तो हीरे से कांच में जब जाता है तो हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख सकते हैं। तो देखो जब प्रकाश किसी किरण की किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने के कारण अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट जाती है उसके अंदर पे ही, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश जाने का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना वहाँ पे हमको देखने को मिलती है। कैसे? सघन माध्यम से
सघन माध्यम से विरल माध्यम, हीरे से कांच में जा रही है। देखो, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वह है कौन सा? पूर्ण अभ्यंतर यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने देखा था कैसे काम करता है। यहाँ पे दिया है प्रकाश तंतु कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिका होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है तथा ऊर्जा का बिना क्षय किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को ले जाती है। मैंने बताया था आपको कैसे वो काम करता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑब्वियसली है ना। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में? ठीक वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही टाइप का है और पूछा बहुत अलग अलग तरीके से गया है और आंसर सबका एक ही है। ठीक है, तो तंतु प्रकाशिकी यानी ऑप्टिकल फाइबर संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश के रूप में प्रवाहित होगा। वहाँ पे कोई रेडियो, विद्युत या सूक्ष्म तरंगों का सिग्नल वहाँ पे नहीं होता। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, प्रकाशिकी तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम करता है। चलो ठीक, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है। हाँ, ये भी होती है ना, रेडियो इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो रिलायंस वाला जो है नहीं है। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा। रिलायंस ऑप्टिकल फाइबर बनाने में संलग्न नहीं है। वो क्या होती है? वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए उसका सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकती है, इसलिए उस कंपनी का नाम वहाँ पे दे दिया। एक्चुअल में क्या है कि प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर की बनी बेलनाकार वो सब चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग का अत्यधिक कम ऊर्जा खपत करती। ठीक है, विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो फ्रीक्वेंसी आगत से मुक्त होती। वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी ने भारत में प्रकाशित तंतु का निर्माण प्रारंभ किया, ना कि रिलायंस उद्योग समूह ने। ठीक, मरीज के पेट के अंदर परीक्षण हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे कार्य करता है? एंडोस्कोप क्या होता है? एक 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 पतला सा पाइप टाइप का होता है, इसके मुंह पे कैमरा जैसा लगा होता है। तो इस कैमरा से जो या पाइप होता है, समझ के चलिए, इसमें प्रकाश का परावर्तन जो है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, सकल आंतरिक परावर्तन दिया है। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है जैसे फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब में होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब ये होता है वो। ठीक, एक एंडोस्कोप है, क्या है? कैमरा का प्रकार, सूक्ष्मदर्शी, संकीर्ण दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा का प्रकार या इनमें से कौन नहीं? तो कैमरा होता है एंडोस्कोपी जो है। कैमरा, सॉरी कैमरा नहीं, यहाँ पे एंडोस्कोपी को कैमरा कहना गलत होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो एक मान के चलते हैं, ऐसा समझ के चलिए ना, एक पतली पाइप को यहाँ अंदर पे किसी मुंह पे, नाक पे, पेट पे छेद से या किसी नस वगैरह में डाला जाता है। तो इसके इस वाले मुंडे पे जो बाहर पे है, मान लो यहाँ पे हमने कैमरा लगा दिया और इसमें ऐसे आंख लगा के तो हम लोग देख नहीं सकते हैं ना। तो ये पाइप अंदर जब घुसती है तो अंदर की जो फिल्म या फोटो जो भी होती है वो क्या होती है, इसके माध्यम से प्रकाश जो है आते आते कहाँ तक पहुँचा देता है? कैमरे तक। और इसी कैमरे से जो वीडियो हम लोग को एक मॉनिटर पे दिखाई दे जाता है। तो एंडोस्कोपी में यही होता है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो यूज़ करके, वो एक लंबी पतली नली होती है ना, लचीली नली होती है, तो वीडियो कैमरा की व्यवस्था होती है। ठीक है, और इसी से हम लोग अंदर पे रास्ते प्रवेश कर जाते हैं और अंदर का जो चीज़ें हैं वो देख पाते हैं, हम नहीं डॉक्टर्स। मृग मरीचिका क्या होती है? ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका जो है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। मृगमरीचिका क्या होती है? गर्म स्थानों जैसे रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है, हमको दूर पे, कहीं दूर पे एक पानी का स्रोत दिखाई देगा, या कुछ चीज़ें उल्टी हमको प्रतीत होगी, या हमको कुछ कुछ भ्रम प्रतीत होता है। पेड़ की छाया के नीचे में हमको एक तालाब सा दिखाई देता है। तो ये मृगमरीचिका के उदाहरण है। गर्म दिनों पे एक लंबी सड़क, जो सुनसान सड़क पे हमको जो है सड़क पे देखना, कभी कभी पानी भरा हुआ हमको दिखाई देता है। ये सब मृगमरीचिका का उदाहरण है। हमको इल्यूजन होता है जिसको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमको देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, बार बार वही देखेंगे नहीं। मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कुल आंतरिक परावर्तन का होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन है मृग तृष्णा भी बोलते हैं उसी को, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका दिखाई देती है? तो प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन वहाँ पे नहीं देखा जाता है। स्थलीय तापन यानी जमीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वो जो अभिलंब से जब दूर हटता है ना, तो इसी के कारण जो है आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे होता है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और स्थलीय तापन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला और तीसरा सही होगा, ये सी। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हीरे में अंदर घुसता है तो वो अंदर पे ही ट्रैप हो जाता है और कई बार अंदर पे प्रकाश का परावर्तन होते रहता है जिसके कारण वो चमकीला प्रतीत होता है। उचित रीति से काटे गए, यानी कुल मिला के हीरे को अच्छे से काटा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर सुनिश्चित विचलन तर होते हैं जिसके कारण उसके अंदर पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा जाता है। देखो यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक दिया है 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पे बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमको देखने को या अंदर पे जो है रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, और वो जो है उसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहाँ पे होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना वहाँ पे होती है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्योंकि उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, वही क्वेश्चन से बार बार पूछे गए हैं कई अलग अलग जगहों पे। चलिए ये देखते हैं, यहाँ पे बोला है नीचे दिए गए दो वक्तव्यों जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण। तो कथन बोलता है कि हीरे अपने ही आकार के अनुकारी कांच के अधिक झिलमिलाता है और हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों में कौन सा सही है क्या है वो देखते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, गलत बात। ठीक है, हीरे अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हाँ, ऑब्वियसली झिलमिलाता है। तो कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। ठीक है, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है जबकि कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 होता है। तो कौन, कांच से बना हुआ हीरा और ओरिजिनल हीरा दोनों में झिलमिलाहट बहुत अंतर हमको देखने को मिलेगा, कैसे भी कटा हो। ठीक, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल जो प्रतिरूप के अंकित कर पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या बोलते हैं? ये होता है आपका होलोग्राफ। ठीक है, होलोग्राफी बोलते हैं इसको। लेक्सिकोग्राफी, ऑडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, होलोग्राफी क्या होता है थोड़ा देख लीजिए।
इसमें क्या होता है कि होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों की कई फोटोग्राफी से किसी एक वस्तु का त्रिविमीय चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने में होता है। ठीक। इसके अलावा ना माइक्रोफिस जो होते हैं में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रि-आयामी चलचित्र भी तैयार किया जा सकता है। होलोग्राफी, आप थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा किसी यूट्यूब में, होलोग्राफी कैसी दिखाई देती है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा चीज़ है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? होलोग्राफी है ना, त्रिविमीय जहाँ पे आ गया वो होलोग्राफी होगा, नॉट फोटोग्राफी या रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जो है आपके एक्सरे वगैरह, एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह में देखने को मिलता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करता है। क्या बोला? फास्फोरस कोटेड पर्दे पे। तो कहाँ पे होता है आपका? रोस्टर स्कैन में होता है। ये क्या होता है देख लीजिएगा। सीटी स्कैन जो होता है ना, सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, इसमें क्या होता है? रोस्टर स्कैन का प्रयोग होता है जिसमें सीआरटी जो है मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। पहले ज़माने में जो मोटा मोटा पेट वाला जो टीवी होता था ना, बड़ी कांच वाला, भारी वजन वाला, उसमें ऐसा सीआरटी ट्यूब लगा होता था। एक मिनट देखते हैं ऐसा। ये सामने का स्क्रीन हो गया ऐसा। एक मिनट, ये बन नहीं रहा है ना। ये सीआरटी स्क्रीन है ऐसा, ऐसा स्क्रीन होता था और पीछे ऐसा ट्यूब जैसा होता था। ठीक है, इस जगह से क्या होता था? कैथोड रेज आती थी और क्या है, इसमें पूरे पर्दे पे ऐसा फैलता था। सामने स्क्रीन में हमको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देता था। ठीक है, 45 वाला क्वेश्चन देखते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों में, केवल प्रिज्मों में, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यम में। तो ये होगा रमन इफेक्ट जो है सभी पारदर्शी माध्यम में देखने को जो है मिलता है। तो रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम या जैसे ठोस, द्रव या गैस से गुजरती, पारदर्शी ठोस है ना, तब इसका प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद, रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या लिखा है? क्रास्ट क्रिस्टल, टाइटेनियम निडल, लेज़र बीम या बेरिलियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो ये यहाँ पे लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है किसी सीडी को पढ़ने के लिए या सीडी पे लिखने के लिए। ठीक है, तो सीडी प्लेयर में लेंस होता है, देखे होंगे है ना। तो सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेज़र प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये जो टाइटेनियम जो नीडल होता था, ये तो उसमें यूज़ होता था आपका होमोग्राम बोलते हैं ना, बहुत पुराना जो भोपू जैसा होता था ना, जिसमें डिस्क घुमाया जाता था, उसमें। जब एक सीडी, ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ती है, चमकती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन या पारगमन की घटना के अनुसार से, विवर्तन या पारगमन की परिघटना के आधार पर, या अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो ये
ये क्या है आपका, परावर्तन और विवर्तन, ये दो सिद्धांत पे काम करेगा। ठीक है, पारगमन नहीं होगा, ट्रांसमिशन नहीं होता है वहाँ पे। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, अपवर्तन भी वहाँ पे नहीं होता, ध्यान देंगे। विवर्तन वहाँ पे पाया जाता है, पारगमन नहीं पाया जाता। इसलिए परावर्तन वहाँ पे होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा पहला चीज, और उसमें विवर्तन होगा। विवर्तन यानी फैल जाना प्रकाश का, ठीक है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, वो घटना होती है, इसलिए वो चमकदार दिखाई पड़ती है। तो ऑडियो वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त कॉम्पैक्ट डिस्क सुरक्षात्मक लेयर कोटिंग, प्रोटेक्टिव लेयर कोटिंग जो होती है वो थिन फिल्म होती है, ठीक है, और परावर्तन के विवर्तन परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यह सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती है। देखिए आगे, दीर्घ तरंग दैर्घ्य, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य और प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। ठीक, दूसरा, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलनामय विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है और अतिचालक चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तन लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 2 1 3 2 1 3 4। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, यहाँ दिया है क्या, हाँ डी, ऑप्शन डी दिया है कि रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलनमय मतलब वाइब्रेटिंग, ठीक है, विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हो जाती है। अतिचालक जो, हाँ, डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करके जो फास्ट जो मूविंग जो व्हीकल्स होते हैं उसको देख के पता लगाया जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य, बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, कम होता है, ठीक है, अधिक नहीं होगा। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति का इतना गुना होता है, नहीं। यहाँ दिया हुआ है, देखो, देखो, चूंकि प्रकीर्णन या विचलन n-1 इंटू ए होता है, अतः दीर्घ तरंग दैर्घ्य कम अपवर्तनांक इन वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के परिणाम से कम होगा। ठीक है, और जल में दृश्य प्रकाश की गति 2.25 होती है, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और निर्वात में 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो कैसे वो 0.95 बोला, वो नहीं होगा, 0.75 होता है ना। तो इसलिए 1 व 2 जो है गलत हो जाएगा, बाकी 3 और 4 जो है सही होंगे। इसमें टोटल आज 50 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल या परसों की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला कथन बोला है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म में कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम, ठीक है, प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। हाँ ठीक है, जो 24 FPS का होता है, FPS बोलते हैं ना, फ्रेम प्रति पर सेकंड, ठीक है, फ्रेम प्रति सेकंड 24 FPS का होता है फिल्म जो है। ठीक, और आँख की रेटिना पर नियमित प्रतिबिंब उद्दीपन स्टिमुलस हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है, तो बहुत कम समय तक बना रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर सी होगा, क्योंकि जो सेकेंड वाला होता है ना वो गलत है, क्योंकि 1/16 होता है वो। ठीक है, स्टिमुलेशन जो टाइमिंग होता है 1/16 सेकेंड्स होते हैं, ना कि जो 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड यानी 10 हो जाएगा, है ना, 10/100 हो जाएगा, यानी 10 1 पॉइंट, ये जो है 0.1 सेकेंड नहीं। ठीक है, 1/16 होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। 50वां देखते हैं हम लोग। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद, सॉरी सिग्नल है ना, संकेत वही
नहीं मिल पाते क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेता है और पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण जो है एंटीना का जो सिग्नल है हमको नहीं मिल पाता। मान लो एंटीना यहाँ पे है, ठीक है, अब पृथ्वी ऐसे गोल तो है, हर 5 किलोमीटर अगर हम लोग 5 किलोमीटर दूर तक देख पाते हैं तो हमको पृथ्वी की गोलाई हमको दिखाई देती। मान लो यहाँ पे छोटा सा एंटीना है, अब यहाँ से जो सिग्नल निकलता है वो तो यहाँ अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, फिर इसलिए एंटीना लगाना पड़ेगा, फिर एंटीना, तो इसलिए बहुत सारे एंटीना लगाते हैं और सिग्नल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह वक्रीय होने के कारण हमको जो है सिग्नल देखने को नहीं मिलता कुछ दूरी के बाद। वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन का संकेत जो है यानी सिग्नल्स जो है टीवी सिग्नल्स जो है हमको नहीं मिल पाते क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से टकरा के आगे नहीं बढ़ पाते। वही बोला ना, एक 5 किलोमीटर की दूरी के बाद जो कर्व जो है हमको देखने को मिलता है अगर ऊपर से देखेंगे तो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आज वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। तो कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।